नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। नया मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली है। नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल के अंदर असंतोष के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं और एनडीए में बगावत के स्वर साफ तौर पर सुनाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आजसू से लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की तरफ से असंतोष के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। तो क्या ये सरकार लंबी चल पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी इस तरीके से दबाव में काम कर पाएंगे? इस सब की समीक्षा करने के लिए टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसार। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय भी बताइए। हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल बड़ा उलझाने वाला साबित होता जा रहा है। अभी शपथ लिए हुए एक दिन भी नहीं बीता है। आप जानते हैं कि कल ही शाम को लगभग 7:30 बजे नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद गठबंधन के सभी साथी अपने तेवर दिखाने लगे हैं या दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये कह सकते हैं, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एक अकेला सब पर भारी कहने वाले नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन सरकार में बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कभी महागठबंधन या गठबंधन जो भी कहें उसमें बने रहने की आदत ही नहीं रही और न ही गठबंधन सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव उनके पास है। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम के तौर पर या 2014 से 2024 तक देश के पीएम के तौर पर मोदी ने जितनी भी सरकारें चलाई अपनी मनमानी से चलाई। बीजेपी का बहुमत रहा तो मोदी इसे अपने दबदबे के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। दोस्तों, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और मोदी को मजबूरन एनडीए का गुणगान करके सत्ता में आना पड़ा और अब सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन क्या गठबंधन में सत्ता संभाल पाएंगे, यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि केरल से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर बिहार तक बगावत के सुर उठने लगे हैं। केरल से पहली बार बीजेपी को जीत दिलाने वाले मलयाली एक्टर सुरेश गोपी, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं केरल में, सुरेश गोपी को मोदी ने मंत्रिमंडल में कल जगह दी। उन्होंने शपथ भी ले ली, लेकिन फिर एक चैनल पर उन्होंने, एक मलयाली चैनल पर उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही इस पद से मुक्त होना चाहूंगा। ये देखिए, सुरेश गोपी हैं। इन्होंने सुबह सुबह इनकी खबर आई कि ये कह रहे हैं कि मैं जल्द ही इस पद से मुक्त होना चाहता हूं ताकि जो फिल्में हैं उन फिल्मों के लिए मैं वक्त दे पाऊं। जब इस बयान पर सवाल उठे, दिन भर सवाल उठते रहे कि आखिर सुरेश गोपी पद संभालने के 24 घंटे के भीतर ही पलट क्यों गए, तो उनकी सफाई आ गई कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये सब कह रहे थे यहां सुरेश गोपी, यानी अभी वो मंत्री बने रहेंगे ये तो कह रहे हैं, लेकिन क्या इस किसी दबाव के कारण ये कह रहे हैं सुरेश गोपी या कोई और कारण है? लेकिन 24 घंटे में ये पलटते हुए क्यों दिखाई दिए? और इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल की बात आपको सुनाई थी कल हम लोगों ने। प्रफुल्ल पटेल जो अजित पवार गुट के एनसीपी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहकर राज्य मंत्री पद लेने से कल इनकार कर दिया था कि यूपीए में मैं कैबिनेट मंत्री था, यानी अजीत पवार वाली एनसीपी डिमोशन वाली बीजेपी की चाल को स्वीकार नहीं करेगी। जरा सुन लेते हैं प्रफुल्ल पटेल ने कल क्या कहा था। एक छोटी सी बाइट प्रफुल्ल पटेल की सुनेंगे। और प्रफुल्ल पटेल ने कल की बात है ये, अजीत पवार वाली एनसीपी और डिमोशन वाली बीजेपी की चाल को स्वीकार नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात कि प्रफुल्ल पटेल ने यहां इस पद को छोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की भी नाराजगी अब सामने आ गई है। एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें हैं, लेकिन उसे मंत्री पद में, मंत्रिमंडल में एक भी जगह नहीं मिला है। पहले पटेल और कह रहे हैं कि मैं पहले ही अगर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं तो राज्य मंत्री लेकर क्या करूंगा। उधर एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसकी भी नाराजगी है और उसे भी एक राज्य मंत्री का पद मिला है और इसलिए ये श्रीरंग वारणे
जो हैं इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना के सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि कई सालों से शिवसेना केंद्र सरकार का साथ देती आई है। कल शिवसेना को एक राज्य मंत्री का पद मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना को केंद्रीय मंत्री का पद मिलना चाहिए था। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि पार्टी को एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलना चाहिए था। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है, इसमें न मेरा और न ही पार्टी का कोई रोष है, कोई नाराजगी नहीं है, ये कह रहे हैं। लेकिन आखिर जब नाराजगी नहीं है तो ये बात कैसे आपने रख दी? और ये कह रहे हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक राज्य मंत्री का पद मिला है, जबकि हमारे पास 7 सांसद हैं। जी हां, 7 सांसद हैं और उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं और इनके कारण ही, यानी शिंदे के कारण ही, एकनाथ शिंदे के कारण ही वहां पर बीजेपी जो है वह सत्ता पर काबिज है। उसके बाद भी बीजेपी ने यहां इनको राज्य मंत्री का पद दिया है। और इसके साथ साथ आपने यहां सुना, ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को कैबिनेट में जगह मिली, जबकि उनके एक सांसद खुद अकेले सांसद हैं और 2 सांसद वाले जेडीएस, वहां कुमारस्वामी को आपने दे दिया कैबिनेट मंत्री का पद। उसके बाद 5 सांसद वाले चिराग पासवान को आपने कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया। तो 7 सांसद वाले शिवसेना शिंदे गुट को आप कैबिनेट में क्यों नहीं रख रहे हैं? ये नाराजगी आपने देख ली। तो महाराष्ट्र के दोनों गुट जो अभी बीजेपी के साथ हैं, दोनों गुट नाराज हैं, यानी शिंदे भी नाराज हैं और उधर अजीत पवार भी नाराज हैं। यानी इस बार महाराष्ट्र में एक फिर से बड़ा खेला होने के लिए मैदान सज गया है, यह कह सकते हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तो अपने अखबार सामना में यहां तक दावा कर दिया है कि अजीत पवार गुट अमित शाह को गृह मंत्री बनते नहीं देखना चाहता है। अब मोदी अजीत पवार की बात को ध्यान देंगे, यानी अजीत पवार को भाव देते हैं या अमित शाह को भाव देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सिर पर पद से हटने की तलवार लटक रही है दोस्तों। उनके पद, यानी कि वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है योगी आदित्यनाथ, और उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है और ऐसी लटक रही है कि अब कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने यह कहकर धमाका कर दिया है कि एटा सीट से वो भीतरघात के कारण हारे हैं। आखिर ये भीतरघात कैसे, किसने करवाई? और इशारा उनका योगी आदित्यनाथ की तरफ है और तमाम जितने भी बीजेपी के हारे हुए नेता हैं उत्तर प्रदेश में, सब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने हरवा दी है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में घुटनों पर आ गई बीजेपी अब विधानसभा चुनावों तक क्या रेंगने पर मजबूर हो जाएगी, यह देखना भी होगा। वहीं अब चलिए बिहार, उत्तर प्रदेश से। बिहार में एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनका भी कहना है कि वो भीतरघात के कारण हारे हैं, यानी अपनी हार के लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। चिराग पासवान तो खैर 5 सीटें लेकर मंत्री पद पा ही गए हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें देने वाले नीतीश कुमार क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को अपने साथ मंत्रिमंडल में बर्दाश्त करेंगे और कब तक बर्दाश्त करेंगे, यह भी देखना होगा। इस बीच बीजेपी के अपने सांसदों के बीच भी मंत्री पद को लेकर हलचल है और काफी खींचतान है अंदर खाने, क्योंकि एक तरफ मोदी ने उन लोगों को अपने साथ रखा जिन्हें वो दूसरे दलों से तोड़कर लाए थे, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, ये वही इन सबको ये अपने साथ रख लिए, यानी कि इन सबको ये अपने साथ मंत्री बना लिए नरेंद्र मोदी। वहीं अपने कुछ नेताओं को खाली हाथ भी रखा है। और ऐसे में क्या वो नेता शांत बैठेंगे या बीजेपी में बगावत की मशाल थाम लेंगे, ये देखना होगा। आप देख लीजिए स्मृति ईरानी जो लगातार रही नरेंद्र मोदी के बाएं दाएं, लेकिन स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, ऐसे नेता क्या चुप बैठेंगे? रविशंकर प्रसाद क्या चुप बैठेंगे? ऐसे बहुत सारे नेता हैं और बहुत तो ऐसे हैं जिनको टिकट तक नहीं दिया गया और उनको बाहर बैठा दिया गया दर्शक दीर्घा में। जैसे यहां दिल्ली में हर्षवर्धन को आप देख लीजिए, कितने हैं ऐसे जिनको बिल्कुल बाहर बैठा दिया गया। वैसे मोदी की सबसे बड़ी मुश्किल तो दोस्तों यही रहेगी कि वह गठबंधन के सहयोगियों के साथ काम कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी कार्यशैली, काम करने का जो तरीका है, किसी से कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। यानी किसी से ना कुछ कहते हैं, न ही किसी की सुनते हैं, बल्कि सीधे फैसले सुनाने की रही है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली। और घटक दल, खासकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इस तरह की धौंस पट्टी को कैसे सहन कर पाएंगे? वो सहन करने के आदी नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि हमेशा नीतीश बाबू भी,
किसी न किसी रूप में नाराज होते हैं, बाहर हो जाते हैं और बात नहीं, वो नहीं सुनते किसी की धौंस। और न ही चंद्रबाबू नायडू। आप याद कीजिए 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे एनडीए से, तो उन्होंने कितने सारे आरोप लगाए थे। तो क्या इस बार सत्ता की खातिर दबे दबे रहेंगे नरेंद्र मोदी, यह माना जाए, या गठबंधन धर्म न निभाने के कारण सत्ता से हाथ धो देंगे नरेंद्र मोदी, यह माना जाए? गठबंधन सरकार में कैसे बुरे फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, यह आज जानने की हम कोशिश करेंगे। और ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। बहुत चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात हालांकि मैंने आपको सुना दी। तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम, उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि ये सांसद बने, फिर मंत्री बने, लेकिन इनके सामने पवन सिंह जैसे एक्टर को खड़ा कर दिया गया, और जो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़े होते थे। और इनका कहना है कि बीजेपी ने खास तौर पर मेरे सामने खड़ा किया ताकि वहां ट्रायंगुलर मुकाबला हो जाए और मैं हार जाऊं, और ये हार गए। तो ऐसे बहुत हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, या चाहे आप बंगाल और उधर महाराष्ट्र देखिए, हर तरफ यही हाल, और कुछ यही कमोबेश हाल जो है वो गुजरात राजस्थान का भी है। क्या नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंसे हुए हैं, ये अपनों के बीच और साथ साथ अपने जो गठबंधन धर्म के नेता हैं उनके बीच भी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। हरियाणा में चुनाव है, आप जानते हैं, इसी साल हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है, इसी साल झारखंड विधानसभा का चुनाव भी है, और इसी साल जम्मू कश्मीर विधानसभा का भी चुनाव होना है। दीपेंद्र हुड्डा, आज एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 50 सीटें आई हैं हरियाणा में। 50 सीटें कांग्रेस के खाते में और 50% सीटें, माफी चाहूंगा, 50 नहीं, 50% सीटें गई हैं बीजेपी के खाते में, यानी 5-5 सीटें। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं ये काफी उत्साहित हैं और ये कह रहे हैं कि अगली सरकार हमारी आएगी। आज उन्होंने मुलाकात की सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, और एक अलग मुलाकात आप जानते हैं। ये विजुअल्स आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो ले आइए, और इस विजुअल के जरिए आप समझ सकते हैं एक आत्मीयता यहां साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंची, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और ये इन तमाम नेताओं से, और राहुल गांधी एक लंबे वक्त के बाद पायजामा कुर्ता में नजर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म चेंज नजर आ रहा है राहुल गांधी का। तो ये सब कुछ, और इन सब के बीच उधर नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, कैबिनेट विस्तार जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, और पोर्टफोलियो की खबर आ रही है कि पोर्टफोलियो बांटे जा रहे हैं। पोर्टफोलियो में किसको क्या